आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। था तो एक क्रिकेट मैच ही, मगर पाकिस्तान के लगाए मार्का हक के घाव इतने कारी साबित हुए कि भारत इस मैच में भी ये जख्म चाटता दिखाई दिया। पहले एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने से इनकार और फिर मैदान में उतरते ही हैंडशेक की तारीखी रवायत को भी फरामोश कर दिया गया। मैच रेफरी की भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की आईसीसी को खत लिखकर शिकायत, मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। भारत ने खेल को भी सियासत ज़दा कर दिया है। भारत जहां स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट ऑफ द गेम भूल गया है, वहीं इखलाकी रवायात को भी रोंद कर अपनी पेटीनेस और कमजरफी का खूब चर्चा किया गया। मैच शुरू होने से पहले टॉस के बाद खेल की रवायत के बरखिलाफ भारतीय टीम का कप्तान सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाए बगैर रुखसत हो गया। तो मैच के बाद भी जब जीत और हार का फैसला हो जाता है तो दोनों टीमें स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। कई खिलाड़ी तो गले भी मिलते हैं, मगर एशिया कप के इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय टीम मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम की जानिब रवाना हो गई और जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम के सामने पहुंचे तो इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। भारतीय टीम के इस नामुनासिब रवैये पर करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी टीम होने के बावजूद मगर भारतीय टीम ने पूरी दुनिया के सामने इंतहाई छोटेपन का मुजाहिरा किया। और तो और टॉस से पहले मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट ने आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कह दिया था कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी ने पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से भी यह कह दिया था कि हैंडशेक ना होने के इन मनाजिर को रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम और मैच रेफरी के इस रवैये के खिलाफ आईसीसी और एमसीसी को बाज़ाब्ता एहतजाजी खत लिखा है और इस खत में मैच रेफरी को एशिया कप से हटाने का मुतालबा करते हुए यह कहा है कि अगर मैच रेफरी को टूर्नामेंट से हटाया ना गया तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप का मजीद कोई मैच नहीं खेलेगी। खत में कहा गया है कि मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को दुरुस्त तौर पर नहीं निभाया, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की। मैच रेफरी का कॉन्डक्ट स्पोर्ट्स ऑफ द गेम और आईसीसी कवानीन के मुनाफी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और खेल की रूह के हवाले से कवानीन की खिलाफ वर्जी के बारे में आईसीसी को शिकायत की है और पाकिस्तान की इज्जत और वकार से ज्यादा कुछ अहम नहीं है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने भी भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि हम मैच के बाद हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें सख्त मायूसी हुई कि हमारे मुखालिफिन ने ऐसा नहीं किया। ये मैच का मायूस कौन इख्तिताम था। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रे रसल को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और इस पर एंड्रे रसल ने एतराफ किया है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड से हदायत मिली थी कि और ये असल में भारतीय हुकूमत की तरफ से हदायत थी। इन्हीं हदायत का नतीजा था कि मैच की इख्तितामी तकरीब में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार ने पहलगाम हमले के मुतासिरीन के साथ खड़े होने और फिर मैच की जीत को भारतीय फौज के नाम करने का बयान दिया। गोया भारत ने इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी पॉलिटिकल कर दिया, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि दुनिया के खेलों की तारीख ये बताती है कि खिलाड़ी अमन और खैर सगाली के सफीर होते हैं, मगर भारत ने खेल को भी सियासत ज़दा करके दुश्मनी में बदल दिया है। भारतीय हुकूमत और भारतीय टीम के इस गैर इखलाकी रवैये पर पूरी दुनिया से भारत पर थू थू हो रही है, जबकि खुद भारत के अपने अंदर भी चंद ऐसे माकूल लोग हैं जो इस रवैये को छोटापन करार दे रहे हैं। इंडियन टाइम्स के आर्टिकल में भी भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर शदीद तंकीद करते हुए कहा गया है कि खेल के मैदान को सियासी इजहार का स्टेज ना बनाया जाए। मैच जीतने के बाद कम अज कम आप में इतनी तो इखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी कि आप हरीफ टीम से हाथ मिला सकें। एक सारिफ ने लिखा कि शेमलेस टू से द लीस्ट। भारतीय सोशल मीडिया पर ही ये सवाल भी शदोमत से उठाया जा रहा है कि अगर खेल वाकई खेल है तो फिर इसे मखसूस कौमी पैगाम रसानी का जरिया क्यों बनाया जा रहा है। भारत के इस गिरे हुए रवैये पर एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफ ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया नाजरीन। उसने लिखा कि हमारा कौमी खेल तो वैसे भी भारतीय जहाजों को गिराना है। एक और पाकिस्तानी ने पोस्ट किया कि भारत क्रिकेट टीम में तो जीत गया लेकिन पोडियम पर हार गया। सूर्या कुमार का बयान अफसोसनाक था। भारतीय कांग्रेस की रुकन और मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनाथने ने भी हैंडशेक ना करने पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तंकीद करते हुए लिखा है कि बस कर दीजिए, ये मुल्क बेवकूफों का नहीं है।
ट्रिक्सटसी पर एक सोशल मीडिया सारिफ ने यहां तक कह दिया है कि अगर भारत मैच के शुरू और आखिर में हाथ नहीं मिलाना चाहता था तो फिर इसे खेलना ही नहीं चाहिए था। ये एक खेल है, जंग नहीं, और ना ही ये नफरत फैलाने का कोई प्लेटफॉर्म है। नाज़रीन, भारत के इस तकब्बुर और रऊनत पसंदाना रवैये की वजह से पूरी दुनिया से भारत पर लानतान हो रही है, और इसी रवैये की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान ने मैच के इख्तितामी तकरीब का बॉयकॉट किया। दौरान मैच भी भारतीय टीम के इसी अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों में दूरियां बरकरार रहीं। बातचीत और हंसी मजाक का कोई मंजर दिखाई नहीं दिया और ऐसे लग रहा था कि भारतीय टीम को शदीद प्रेशर और दबाव में मैदान में उतारा गया है और उन्हें यह समझाया गया है कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से बात तक नहीं करनी। इस मैच से पहले ही मोदी का गोदी मीडिया भी इस मैच के खिलाफ कैंपेन शुरू कर चुका था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेल ही क्यों रहा है, कि जब खून और पानी साथ बह नहीं सकते तो खून और मैच कैसे साथ खेला जा सकता है। मीडिया के इस दबाव के बावजूद मगर भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरना ही पड़ा, और इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुकाबलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने का फैसला किया था। यह मैच ही मंसूख कर दिया गया था। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने पाकिस्तान से मैच खेलने से इंकार किया और फिर उस वक्त तक भारत को मार्काए हक में कारी ज़र्ब भी नहीं लगी थी। कीप इन माइंड, अब भारत हमेशा से ही खेल के मैदानों को भी सियासी, सफारती और अस्करी शिकस्त और फतह से जोड़ता आया है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा एशिया कप में भारतीय रवैये ने महज खेल को सियासी और अस्करी मार्का बना दिया है, और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड शदीद तंकीद के बाद यह जवाब गढ़ रहा है कि भारतीय अपोजिशन जमातों और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाने का फैसला खुद किया, और हाथ ना मिलाना कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि ये एक खैर सगाली की ही रवायत है, और पाकिस्तान से कशीदा हालात की वजह से यह मुमकिन नहीं था। गोया भारत अपनी शिकस्त और अना की वजह से अखलाकियात और हसीन रवायात को भी भूल गया। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने दिसंबर 2023 में पर्थ टेस्ट में अपने बाजू पर ब्लैक बैंड गजा से इज़हार यकजहती के लिए पहना था। नाजरीन, तो आईसीसी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया था, उन पर फर्दे जुर्म भी लगा दी गई थी। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान उस्मान ख्वाजा अपने जूतों पर गजा से मुतल्लिक एक पैगाम भी देना चाहते थे। इन जूतों पर ही लिखा गया था, ऑल लाइव्स आर इक्वल और फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, मगर आईसीसी ने तब भी उन्हें जूते पहनने से रोक दिया था। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में इसी भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर एमएस धोनी ने अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स पर बाल्दियान बैज नामी लोगो इस्तेमाल किया था, और ये लोगो भी स्पेशल फोर्सेस यानी कि आर्मी के एक निशान से बहुत मुशाबत रखता था। आईसीसी ने तब भी उन्हें नोटिस दे दिया था और फिर उनको ये लिखा गया था कि वो इस निशान को हटवा दें। लेकिन इस बार अब सवाल यह है कि आईसीसी विद ऑल द इंडियन प्रेशर्स एंड लॉबिंग क्या कदम उठाएगा। भारत और इसकी क्रिकेट टीम का मामला किस तरह एड्रेस किया जाएगा कि जिसने कमजोरी की तमाम हदों को न सिर्फ पार किया है बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पोडियम को अपने हिंदुत्व नजरिए और सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। भारत तो अपनी इखलाकी मेयार में बहुत ही कम ज़र्फ निकला है, मगर अब इम्तिहान आईसीसी और बीसीसीआई का है और देखना यह है कि भारत और इस रेफरी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स तौसीफ अहमद और तौफीक उमर साहब, और मिर्जा इकबाल बेग साहब स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। तौफीक उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपसे आगाज करूंगी। सर, भारतीय प्लेयर्स ने हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और फिर अपनी जीत को भी डेडिकेट किया पहलगाम विक्टिम्स को। आई थॉट कि वी डोंट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स विद एनी स्पोर्ट एंड क्रिकेट, ये क्या न्यू नॉर्मल है अब? लेकिन ये बिल्कुल क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए उसमें। और आई थिंक ये जो हरकत की है इंडियन प्लेयर्स ने कि हाथ ना मिलाया, जब वो टॉस हुआ तब भी हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद फिर जब मैच खत्म हुआ तब भी दोनों टीम जो है, हालांकि पाकिस्तान टीम वेट करती रही बाहर लेकिन वो अंदर चले गए। तो आई थिंक इससे ज्यादा घटिया हरकत जो है वो हो नहीं सकती। स्पोर्ट्समैनशिप का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया गया। अगर आपको इतना प्रॉब्लम थी तो आप वहां पे खेलने क्यों आए? आप वहीं मना कर दें, जैसे लेजेंड लीग में आप लोगों ने मना किया कि आप नहीं गए ग्राउंड में खेलने के लिए, तो आप यहाँ भी ना आए। आप इस तरह की घटिया हरकत आपको करने की जरूरत क्या है कि जी आपने बिल्कुल आप, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैं कसूरवार कहूंगा वो आपके मैच रेफरी हैं कि जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले दोनों कैप्टन को बुला के जी कि आप दोनों एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई आप ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। भाई आप आईसीसी के मैच रेफरी हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट के मैच रेफरी नहीं हैं।
आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे या इस तरह की चीज आप इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दे सकते हैं? तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो जिसको इसमें सजा मिलनी चाहिए वो आईसीसी को देखना चाहिए कि अपने मैच रेफरी को इसी वक्त बैन करना चाहिए, उसको बिल्कुल इस टूर्नामेंट से मगर आउट यू करना बीन अ चाहिए। पार्ट ऑफ क्रिकेट सर, एज अ प्लेयर एज वेल, कितना ड्यूरेस और प्रेशर होता है जब आपको हुकूमतें बराह रास्त अहकाम जारी करना शुरू हो जाएं, जिस तरह ये पता भी लगा और अब कवर अप भी करने की कोशिश की जा रही है कि ये तो पहले ही डिसाइडेड था और हुकूमती प्रेशर भी था। एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, ये कितनी ड्यूरेस वाली बात है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैं जितनी देर भी खेला हूँ और इनफैक्ट जो अभी भी जो लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ जो है कभी भी ऐसे इंस्ट्रक्शन या कोई प्रेशर इस तरह से नहीं आया जिस तरह से ये आई थिंक ये जब ये अभी कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया पे भी ये चला, जब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए, उन्होंने उनके कैप्टन से हाथ मिलाया तो वहाँ के मीडिया ने भी उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। फिर वहाँ के जो सोशल मीडिया है वो उन्होंने बहुत उसको क्रिटिसाइज किया। तो वो आई थिंक प्रेशर में आके उन्होंने ये चीज की है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में ऐसा मैंने होते कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये एक बहुत ही तो बेल्ट में जरूर कहूंगा कि ये बहुत ही एक घटिया हरकत हुई है। तो मैं मुझे रेफरी के रोल को उजागर किया तौफीक उमर ने। तौसीफ अहमद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं बीजेपी फिलॉसफी जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है इन द गेम ऑफ क्रिकेट, एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम ऑल टुगेदर। मगर आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2.4 जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है, उसके अंदर तो पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की गई है। रेफरी की तो भारा ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि हाथ मिलाए, बट द प्रॉब्लम हियर इज के आउट ऑफ द वे जाके हाथ ना मिलाने की बात करना, इस बात के ऊपर एक्सेप्शन ली जा रही है। देखिए, एक तो तौफीक ने सारी बातें की है, ये इंस्ट्रक्शन कहीं और से आई थी और आईसीसी का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान के मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारी क्रिकेट को हमेशा आईसीसी ने डैमेज ही किया है। उस लिहाज से इंडिया ने उनको फोर्स लगा के जो है ना हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश की। लेकिन वो कुछ ऐसे हालात जब चेंज होते हैं तो आपको खुद पता है जो हुआ, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसी का सारा कुछ है इस वक्त नजर आ रहा है मुझे। और यस, रेफरी को कोई हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन इंस्ट्रक्शन थी उनको और डेफिनेटली। और मैं इकबाल मिर्जा चूंकि मौजूद है, मुझे थोड़े से रूल्स का और वो होना चाहिए कि देखिए एसीसी जो है वो एक अलग वो है और उसके बाद आईसीसी है। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि एसीसी के दायरे हमारे चेयरमैन हैं नकवी साहब, ये डायरेक्ट जो है उसको खत्म कर सकते हैं उस रेफरी को। पर हाँ, वो बताना जरूर पड़ेगा आईसीसी को कि हाँ भाई हम इन्होंने इस तरह किया और दायरे लेटर भेज भी दिया है उनको। तो आई थिंक जो हरकत इन्होंने की है ये आज से तो ये नहीं कर रहा है, हमारे टाइम से 1980 से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ मैचेस जो हो रहे थे उसमें क्या क्या, हम इंडिया 87 में गए, वहां भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट एक एक्सट्रीम पे ये लोग पहुंच गए और एक्सट्रीम पे ये कि अब हालात तो हमारे काफी फेवर में चले गए दूसरे मामलात में, अब ये डैमेज करना चाह रहे हैं। अब ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई कि आप क्रिकेट को सियासत में नहीं लें, ये तो सबको पता है कि गेम से क्या ताल्लुक इस चीज का। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान हुआ है, क्योंकि जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हाथ मिला लिया गया था और दोनों से ही हाथ मिलाया था, कप्तान से और उससे। तो उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन आई होंगी काफी कुछ, जैसे कि बता भी रहे हैं, तौफीक भी कहा कि भाई वहां से कहा गया कि यार ये क्या हो रहा है, इनसे तो खेल। भाई अगर वाकई सही बात है, अगर आपने नहीं खेलना था तो आप पहले ही मना कर देते, लेकिन आपको ब्रॉडकास्टर, आपको स्पॉन्सर और पैसा, क्योंकि पैसे से ही आप सब कुछ अब तक कर रहे थे और अब भी वही आपने सिलसिला जारी रखा हुआ है। 80 की दहाई में तो आपने देखा होगा, तब भी इमोशंस मस्ट बी रनिंग हाई। पाकिस्तान फिर 2 लाख होने का जज्बा और वो उधर से एक एंटी सेंटिमेंट अरूज पे होगा। इवन देन हमने कारगिल के टाइम पे भी इस तरह के हालात नहीं देखे सर। मगर द फैक्ट रिमेन्स बेग साहब, अब देखें ना, इंडिया का एक नया मेयार सेट करना एट एन ऑल टाइम लो अपनी जगह। अब ऑप्शंस, क्या पाकिस्तान को अगला मैच खेलना भी चाहिए, एंड ऑल्सो इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड क्रिकेट,
ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि इतना इन्फ्लुएंस इनका हो चुका है कि अब आप देख रहे हैं, आई मीन द बक स्टॉप्स एट आईसीसी राइट नाउ सर, कि ये क्या इकदामात क्या क्या करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया महर। सबसे पहले तो मैं तौसीफ भाई की इस बात का जवाब दूंगा कि जो मैच रेफरी है उसका तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मैच रेफरी, अंपायर, वो सारे आईसीसी लगाती है, तो आईसीसी ही उस मैच रेफरी को हटाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अथॉरिटी नहीं, अगरचे उसका टूर्नामेंट है। अब आप देखें कि ये जो मैच रेफरी है, ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा, एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से 3 टेस्ट और 20 वनडे खेला है। ये हमेशा से 22 रहा है। अब से 22 बरस कबल मुझे याद है, मैं वर्ल्ड कप कवर कर रहा था 2003 में साउथ अफ्रीका में, वहां भी इसका रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसे ही था। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो आप बिल्कुल सही है कि भारत की जानिब से आई हैं। और आप देखें ये प्री प्लान था महर, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो तो यूएस में बैठा हुआ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद नहीं था। इवन राजीव शुक्ला जो हर जगह आगे आगे नजर आते, वो भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो ये सारा प्री प्लान था और ये अपनी उस खार को निकालना चाह रहे थे कि जो हमने राफेल तैयारे गिराए और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की सुटकी हुई। अब इन्होंने सोचा कि मौका यहाँ पर है कि यहाँ कर लो, लेकिन ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। पहले जब 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से आप देखें ना, व्हाइट कपड़े पहनते थे। फिर 1971 में जब वनडे आया तो फिर रंग बिरंगे पैरहन आ गए। लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको भारत खराब कर रहा है। मोनोपोली है भारत की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है महर, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चेयरमैन है आईसीसी का, उसका ताल्लुक भारत से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका ताल्लुक भारत से, उसके अलावा जो आईसीसी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन मीडिया है उसका ताल्लुक भारत से। तो पूरी लॉबी भारत की डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है उसमें दुनिया के दीगर ममालिक को, खासतौर पर पाकिस्तान को, वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियलिस्टिकली बेग साहब, फिर आप कोई एक्शन होते देख भी नहीं रहे ना? गो कि हमने माजी के अंदर देखा है कि किट्स पे सियासी मैसेजेस की इजाजत नहीं दी जाती। आपके उस्मान ख्वाजा अगर जूते पहन लें फलस्तीन के हक में, ऑल लाइव्स मैटर, वो हटा दिए जाते। इवन आपके धोनी के ग्लव्स जो थे प्रो देयर ओन मिलिट्री, उनको भी हटवा दिया गया था। बट एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं कि भारतीय लॉबी ने इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है कि आपको एक्शन नहीं दिख रहा फिर होते हुए। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह महर ये है कि आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जितने जो आपको ग्राउंड के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं वो सब भारतीय कंपनियों के हैं। जो स्पॉन्सर है सोनी, उसने कई $मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो भी भारतीय है। कमेंटेटर भी उन्होंने अपनी मर्जी के रखे हैं। आप देखें कल वसीम अकरम को उन्होंने बोलने नहीं दिया। इसका मतलब ये कि वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, लेकिन ये भारत जो है ना उसको दो में महर कि अपने पैसे पे बड़ा नाज है और यही वजह है कि दुनिया के दीगर ममालिक उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। श्रीलंका उसकी गोद में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान उसका सपोर्टर है, बांग्लादेश तो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान के साथ हो गए, वरना पहले वो भी भारत के साथ था। ओमान, यूएई, ये सारे जो एसोसिएट ममालिक है, ये सब पैसे की वजह से भारत की तरफ जा रहे हैं। हांगकांग, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। तो फिर तौफीक, टू बी वेरी फेयर, ये तो अगर इतना तकब्बुर और जोम था और इतनी खार चढ़ी हुई थी, जिस तरह आपने कहा मैच ही ना खेलते सर, वो तो उधर मसला $170 मिलियन का मसला था जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। वो पैसा इतना लगा हुआ है और पैसा इतने कमाने को था कि गेम खेलनी भी थी और साथ ही हरकतें भी करनी थी। सो फॉरफीट करना तो इस दफा इनको भारतीय टीम को गवारा ही नहीं था। बट दैट बीइंग सेड राइट नाउ सर, अब आईसीसी को भी कुछ बेग साहब कह रहे हैं नहीं देख रहे, उनकी तरफ से भी कुछ इकदाम या कोई बड़ा स्टेप लेते हुए, तो फिर दैट लीव्स अस unto ourselves। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं फिर सर? हम लोगों ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट किया वो काफी था या मजीद कुछ करना चाहिए था, और अब आगे क्या करना चाहिए? देखें, बिल्कुल इसमें एक तो जो ये आपने खत लिखा है हमारे चेयरमैन ने आईसीसी को, ये फौरी तौर पे ये जो है ये आपको चाहिए कि ये इस मैच रेफरी को हटाएं। दूसरा देखें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आगे हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम हमारी भी इसमें बहुत सी कोताहियां, हमारी अपनी क्रिकेट जहां चली गई है, लोगों मतलब देखें पूरी दुनिया में हम देखें कि हम 7वीं 8वीं रैंकिंग पे चले गए हैं। हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आना है। हमें अपने जो है जिस तरह से आपने देखा है कि कल जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली है, Absolutely। जिस तरह से हम लोग मैच हारे हैं कल,
मतलब देखें कि ये लगता है कोई इंटरनेशनल टीम लोकल टीम के साथ खेल रही थी, लोकल टीम के साथ खेल रही है। हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया है। हमें चाहिए कि आप अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करें, वहां से जहां पे आपकी प्रोडक्ट सर ये तो दूर अहमद साहब, ये तो दूर के प्लान्स हैं ना, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, अनलेस वी डोंट वांट टू मेक इट अनदर गेम ऑफ हॉकी अपने लिए। तो हर डिपार्टमेंट में हम पीछे दिखाई दे रहे थे। कल भी इट वाज अ शैम ऑफ अ गेम, गैप इतना बढ़ गया, मगर ये तो लॉन्ग टर्म के है ना सर, इमीडिएटली क्या करना है अब हम लोगों ने। मैं देखें इसमें हमें इमीडिएटली तो फौरी तौर पे ये आप नेक्स्ट मैच ये तब खेलें जब ये जो है मैच रेफरी इसको हटाया जाए फौरी तौर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आईसीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस अब आनी चाहिए कि इस तरह की हरकत नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। ये उनको मतलब कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि प्लेयर्स को भी जाना चाहिए कि आपका कोई काम पॉलिटिक्स करना, इन चीजों में आपका कोई काम नहीं है। बेसिकली आप कह रहे हैं बॉयकॉट करना है, अगर एक्शन नहीं मिला सो वी डोंट प्ले द गेम। जी बेग साहब क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये भी देखा है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर आपका हमारा जो पैशंस होते हैं, इंडो पाक मैचेस जो होते हैं, उस तरह के तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं मुकाबले, एंड खूनी मार कर समझा जाता है वहां भी, खास तौर पर जब भी दोनों टीमें एशेज सीरीज के अंदर मध्य मुकाबले आती हैं। हम यही देखते हैं रवायती हरीफ बनकर सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मुल्क भी जो हैं वो बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट और इखलाकी जो इकदार हैं उनको भूलते नहीं हैं। सो अब नाउ दैट इंडिया हैज सेट द टोन, कौमों और ममालिक की इज्जत अब अना तकब्बुर और तहजीबी से तो बनती नहीं है ना सर। तो बेग साहब अब ये जो बॉयकॉट की बात आ रही है, आप उधर ही बढ़ते देख रहे हैं अल्टीमेटली, आला ज़र्फी और बुलंद इखलाकियात की तवक्को तो नहीं है भारत से अब? देखिए मुझे लगता है महर के इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए आईसीसी जो है वो उसको मैच रेफरी को उसको हटाना पड़ेगा, एंडी पाइक्राफ्ट को। और जब वो मैच रेफरी को हटाएंगे तो अब आप देखें कि 21 सितंबर को एक और पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। उस सूरत में क्या होगा? क्या यही रवैया इख्तियार करेगा सूर्य कुमार यादव? क्या यही रहेगा भारतीय एटीट्यूड? ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी दरार सी पड़ चुकी है अगर आप देखें। और क्रिकेट मैं फिर वही कहूंगा कि जो जेंटलमैन्स गेम था, अब वो उसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है भारतीय जो सियासत ने। मैं समझता हूँ भारत में भी आप देखें ना, जय शाह जो है वो वजीर दाखिला के बेटे हैं, जिसकी वजह से वो बीसीसीआई के पहले बने सेक्रेटरी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। तो सियासत तो भारत में ही हो रही है, लेकिन असल मसला महर वही आकर रुकता है कि पैसा। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो 1.7 बिलियन डॉलर्स के जो राइट्स खरीदे सोनी टीवी ने, वो उनका क्या होगा? वो इसी बेसिस पर उन्होंने राइट्स बेचे हैं कि पाकिस्तान और भारत का आपस में मुकाबला होगा। तो अगर पाकिस्तान बैकआउट कर जाता है तो टूर्नामेंट का क्या होगा, एशिया कप का क्या होगा? बहुत सारे सवालात हैं इसमें। भारत की हठधर्मी जो है हमारे लिए भी तो बड़ी थिन लाइन है ना बेग साहब, कि हम बैकआउट नहीं भी होना चाहते और एट द सेम टाइम बेइज्जती भी गवारा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बेइज्जती भी गवारा नहीं। अब इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुर्बानी का बकरा तो बना दिया उस्मान वाला को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। उन्हें दुबई से वतन वापस बुला लिया और उनसे कहा गया कि आपने खत क्यों नहीं लिखा, उस वक्त प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। तो अब हमारे लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके चेयरमैन क्या रवैया इख्तियार करते हैं, क्या इकदाम करते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन आपको याद होगा कारगिल जंग और भारतीय पार्लियामेंट पर होने वाले हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। इट वाज एन ऑल टाइम लो, मगर इसके बावजूद भी उस वक्त के चीफ अवामी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेपाल में सार्क कॉन्फ्रेंस में बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए भारतीय वजीर आजम वाजपेयी से उनकी निशिस्त पर जाकर हाथ मिलाया था। और इस एक मुसाफिहे ने तारीख रकम कर दी थी कि जिसके बाद भारतीय वजीर आजम और परवेज मुशर्रफ के दरमियान 1-to-1 मुलाकात भी हुई थी। और ये फिर एंड ऑफ द डे द पॉइंट वेयर एट, ये तो सियासी मुसाफिहे था, मगर खेल के मैदानों में अगर मुसाफिहे से इनकार कर दिया जाए, एक बेसिक कर्टसी और एथिक्स से मुकम्मल इंसान इनकारी हो जाए, तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। भारत जैसे कम ज़र्फ मुल्क को भी ये बात जेब नहीं देती। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मैं बी राइट बैक। कतर पर इजरायली हमले को आज 6 दिन हो चुके हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान आलमी दुनिया ने सिर्फ इजराइल की या तो मजम्मत की है या फिर मुतालबा। कतर ने इजराइल को जवाब देने की धमकी दी है, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि सऊदी अरब ने कतर को यकीन दहानी करवाई है कि कतर जो भी फैसला करता है, सऊदी अरब उसके साथ खड़ा है अनकंडीशनली। आज ओआईसी ममालिक के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास हुआ है। इसी मुतल्लिक वजीर खारजा सारदार का
ये कहना है कि कतर पर इजरायली जारियत नाकाबिले जवाज और अफसोसनाक है कि जो इजराइल की सरकश सोच को बेनकाब करती है और ऐसे इकदाम आलमी निजाम और सफारतकारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इजरायली हमले की पुरजोर मजम्मत की है, साथ में कतर से यकजहती का इजहार भी किया है। इजराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराने के लिए वजीर खारजा ने चंद तजावीज़ पर अमल नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान कतर के हक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में कतर के साथ खड़ा है। 57 ममालिक पर मुश्तमिल OIC इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं और इजलास में गजा की सूरत हाल, इजरायली जाहिरियत और दोहा पर हालिया फिजाई हमले पर गौर किया जाएगा। इजलास से कबल कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने एक बार फिर यह मुतालबा किया है कि इजरायली कार्रवाइयां कतर की सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकती। आलमी बरादरी को यह चाहिए कि इजराइल के जराइम पर दोहरी म्यार तर्क करे और इसे जवाबदेह बनाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में एक मुसवदा करारदाद पेश किया जाएगा कि जिसमें इजरायली हमले की मजम्मत और फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की अपील की जाएगी। ताहम इस वक्त तक किसी इक्तसादी या सफारती इक़दाम की शिक शामिल नहीं की गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को करीबी इत्तेहादी करार देते हुए इजराइल को मोहतात रवैया इख्तियार करने की तंबीह भी कर दी है। BBC के मुताबिक सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में कतरी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई है। अलबत्ता अभी तक मुलाकात से मुतल्लिक तफसीलात सामने नहीं आई, मगर ये तस्दीक जरूर हो गई है कि सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल कतरी वजीर आजम की नायब सदर JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी तफसीली मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा इजराइल के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस पर भी तनकीद की जा रही है कि बजाय इसके कि फौरन एक सपोर्टिंग विजिट इजराइल का किया जाता है, इससे पहले कतर आना ज्यादा मुनासिब था। लेकिन आज इजरायली वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मार्को रूबियो से पूछा गया कि क्या अमेरिका ने इजराइल से मुतालबा किया है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, तो उनका कहना था कि जो कुछ हो चुका है वो माजी में है, हमें मुस्तकबिल की जानिब देखना होगा। यरगमालियों की वापसी अहम तरीन, सबसे ज्यादा अहम है। हमास को बाकी रहने का कोई इख्तियार नहीं और इसका खात्मा जरूरी है। जबकि नेतन्याहू ने एक बार फिर कतर पर इजरायली हमले का दिफा करते हुए कहा है कि इजराइल पर सिर्फ वो मुमालिक तनकीद कर रहे हैं कि जो कमजोर हैं और इजराइल हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता है और ये जंग सिविलाइजेशंस की जंग है। अमरीकी वजीर खारजा से जब ये सवाल पूछा गया कि यूरोपियन मुमालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, तो मार्को रूबियो ने कहा कि वो मुमालिक ऐसा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके मुल्कों में इस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है और फिर ऐसा करने से हमास ज्यादा मजबूत होगा, मगर फलस्तीनी रियासत की जानिब कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कतर से मुतल्लिक पूछे जाने वाले सवालात के हवाले से मार्को रूबियो के पास कोई जवाब नहीं था। बार बार गुस्से में ऐसे बिहेव कर रहे थे नाजरीन कि जैसे वो इजराइल के वजीर खारजा हों। साथ ही उन्होंने हमास और यरगमालियों का जिक्र बार बार किया और कहा कि हमारा एक ही मकसद है, गजा से हमास का खात्मा। मगर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इजरायली वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि 11 सितंबर के दौरान जिन मुमालिक ने दहशतगर्दों को पनाह दी वो इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। नेतन्याहू का पाकिस्तान पर गुस्सा शायद बनता भी है क्योंकि 3 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जिस अंदाज में इजरायली जारियत और प्रोपेगेंडे का जवाब दिया वो यकीनन काबिल दीद है। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा इजराइल इंतहाई अहम है क्योंकि कतर पर हमले के तनाजुर में इस्लामी सरबराही इजलास भी हो रहा है। फ्रांस और दीगर ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। साथ ही ये खबर भी सामने आ रही है कि अरब ममालिक नेटो तर्ज की एक मुश्तरका फौज के क़याम पर भी गौर कर रहे हैं कि जो मुस्तकबिल में होने वाले किसी हमले के पेश नज़र अरब दुनिया की हिफाजत करेगी। अमरीकी अखबार द नेशनल के मुताबिक अरब ममालिक नेटो तर्ज पर एक मुश्तरका फौज के क़याम की मिस्री तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं और इस फौज में अरब लीग के रुकन ममालिक के फौजी दस्ते और हथियार शामिल होंगे। ज़राए ने द नेशनल को यह बताया है कि 2015 में पहली बार ये तजवीज़ सामने आई थी, मगर ये तजवीज़ मिस्र ने एक बार फिर फ्लोट की है और उस वक्त ये तजवीज़ भी दी गई थी कि इस इत्तेहाद का सरबरा अरब ममालिक में से ही किसी को चुना जाएगा। उस वक्त इसे असूली तौर पर तो मंजूर कर लिया गया था, लेकिन बाद में होने वाले इजलासों में कोई खास प्रोग्रेस और पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। नेटो तर्ज फौज के साथ साथ ईरान ने इजराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। इस्लामी ममालिक जो भी फैसला करते हैं यकीनन उसमें इजराइल पर जवाबी हमला करना शामिल नहीं होगा, मगर इजराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। सुबह से अब तक
47 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं कि जिनमें 5 की शहादत भूख की वजह से हुई है। इन शहादतों के बाद गजा में शहीद होने वालों की तादाद 65,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि साबिक इजरायली मिलिट्री चीफ का यह दावा है कि इजरायली बमबारी से अब तक 10 में से 1 फलस्तीनी शहीद हुआ है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी ने यह कहा है कि 22 लाख में से 2 लाख अफराद को कत्ल या फिर जख्मी करना किसी सूरत मुअज़्ज़ब जंग नहीं हो सकती। शहादतों से मुतल्लिक 2 मारूफ लिखारियों और तज्जियाकारों डॉक्टर गिडियन पॉलिया और प्रोफेसर रिचर्ड हिल का यह कहना है कि 3 सितंबर तक गजा में इजरायली बमबारी के नतीजे में 6,80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिनमें 4,79,000 बच्चे हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 3,80,000, जबकि 5 साल से जायद बच्चों की तादाद 99,000 है। नाज़रीन, डच रोजनामा वॉल्कस्ट्रैंड में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 में से 15 डॉक्टरों का यह कहना है कि उन्हें 114 केसेस ऐसे मिले कि जहां 15 साल से कम उम्र बच्चों को सर या फिर सीने में एक गोली मारी गई। अमरीकी इमरजेंसी फिजिशियन मिमी सैयद ने भी अखबार को बताया है कि यह कोई क्राइसिस फायर नहीं है, बल्कि जंगी जराइम है। इसी जेनोसाइड और जारियत को जारी रखते हुए इजराइल ने गजा शहर में वाक़े 16 हाई राइज इमारतों को भी बमबारी से बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है। CNN के मुताबिक इजराइल की जानिब से हाई राइज इमारतों को निशाना बनाया जाना इसकी दलील है कि इजराइल गजा को मुकम्मल तौर पर खाली करवाना चाहता है। यही वजह है कि इन इमारतों में जहां बड़ी तादाद में फलस्तीनी आबाद हैं बमबारी की जा रही है। CNN के मुताबिक यह भी मुमकिन है कि इन इमारतों में उन हॉस्टेजेस को भी रखा गया हो कि जिन्हें 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कम से कम 50,000 फलस्तीनी दीगर इमारतें खाली करके खुले आसमान तले आ चुके हैं। नाज़रीन, इसी जेनोसाइड को बंद करने के लिए अब आलमी रहनुमाओं के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अदाकार भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। आज ही स्पेन के वजीर आजम पेड्रो शांचेज ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया है कि वो इजरायली खिलाड़ियों की आलमी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दें। नाज़रीन, यहाँ एक दिलचस्प बात आपके सामने रखना चाहते हैं। जो भी मुल्क इजराइल से जंगबंदी या फिर जेनोसाइड बंद करने का मुतालबा करता है, उसमें एहतजाज शुरू हो जाते हैं। आपके सामने कुछ ममालिक की तफसील रखती हूँ। जुलाई के तीसरे हफ्ते फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि फ्रांस सितंबर के महीने में फलस्तीन को तस्लीम कर लेगा, और जब ये ऐलान सामने आया तो इजराइल ने फ्रांसीसी सदर को मजम्मत उनकी की और कंडेम किया और ये कहा कि अगर मैक्रोन फलस्तीनी रियासत की बात करेगा तो उसकी इजराइल में कोई जगह नहीं। इजरायली वज़रा के बदले लेने और फ्रांस को धमकियां देने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने वजीर आजम को बदतरफ कर दिया और अब इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ फ्रांस में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं और इन प्रोटेस्ट में एक नारा लगाया जा रहा है, ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस की तरह बरतानिया में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जुलाई में ही फ्रांस की तरह बरतानिया ने यह ऐलान किया था कि वो जल्द फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अब वहां भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं और इन एहतजाजों की सरबराही टॉमी रॉबिन्सन नामी एक शख्स कर रहा है कि जिसे इजरायली लॉबी फंडिंग करती है और वो मुसलमानों के खिलाफ अपने शिद्दत पसंदाना ख्यालात की वजह से काफी बदनाम भी है। मिडल ईस्ट फोरम के नाम से इजरायली थिंक टैंक का यह दावा है कि उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक मुकदमे में कानूनी और माली मदद फराहम की है और अब यह शख्स बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज को लीड कर रहा है। तीसरा मुल्क नाजरीन कि जिसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतल्लिक जुलाई में बयान दिया वो कनाडा है। कनाडा में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं। सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। सादा अल्फाज में, जो भी शख्स या मुल्क इजरायली रियासत की जेनोसाइड, नस्लकुशी या इनकी इकदामात पर तनकीद करता है या फिर फलस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान करता है, उसके खिलाफ मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब देखना यह है कि मुस्लिम ममालिक जो एक छत के नीचे बैठकर इजराइल के खिलाफ एक मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने को हैं, क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च होगी या फिर कोई अमली इकदाम भी उठाया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए एक बार फिर शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि जून 2025 में महंगाई की शरह कम होकर साल बसाल 3.2% तक आ गई है कि जिसकी वजह बुनियादी ग़िज़ाई कीमतों जबकि कोर इन्फ्लेशन में भी कुछ कमी आई है। इलामिये में कहा गया है कि कमेटी ने नोट किया कि तवानाई की कीमतों खासतौर पर गैस के नरखों में तवक्को से ज्यादा रद्दोबदल से महंगाई के मंजरनामे में कुछ बिगाड़ आया है। ताहम
तवक्को है कि मुस्तकबिल में महंगाई हदफ की हद में आकर मुस्तहकम हो जाएगी और मुआशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आ रही है, जबकि पॉलिसी रेट में साबका कमी के असरात अब भी सामने आ रहे हैं। एलामिया के मुताबिक ज़राई पॉलिसी कमेटी ने तवक्को जाहिर की है कि माली साल 2026 में तजारती खसारा मजीद बढ़ेगा, कि जिसकी वजह मुआशी सरगर्मी में इजाफा और आलमी तजारत में सुस्त रवि है। इन्हीं खदशात, मैक्रो इकोनॉमिक मंजरनामे और उभरते हुए खतरात के पेश नज़र ज़राई पॉलिसी कमेटी ने आज के फैसले को कीमतों का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए जरूरी समझा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास के बाद से अब तक होने वाले मुआशी पेशरफ से मुतल्लिक भी बताया है कि मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर, माली रकूम की बेहतरामद, करंट अकाउंट सरप्लस, पाकिस्तान की रियासती क्रेडिट रेटिंग में हालिया बेहतरी, FBR के टैक्स महासिल में इजाफे के अलावा दीगर अमूर पर भी तबसरा किया गया। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला सैलाब से ज़राई शोबे को होने वाले नुकसान और कई फसलों के तबाह होने की वजह से किया गया है। माहिरीन का यह ख्याल है कि चूंकि फसलों के तबाह होने के बाद मुल्क की तलब पूरी करने के लिए इजनास दरामद करना पड़ सकती हैं और ये दरामदी बिल बढ़ने का बायस बनेगा, तो महंगाई में भी इजाफा होने जा रहा है। इस वजह से शरह सूद को बरकरार रखा गया है। इसी के हवाले से अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ्लड एंड पब्लिसिटी, यानी कि इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध यानी कि मुल्क का बेशतर हिस्सा तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। 45 लाख से जायद लोग मुतासर हो चुके हैं। माल मवेशी, खपत, फसलें, कच्चे पक्के मकान, सालिम जमा पूंजी पानी अपने साथ बहा ले गया है। हत्ता के खानदान मासूम बच्चों समेत पानी की नजर हुए हैं। फकत पंजाब में होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना 500 अरब लगाया गया है। 4700 देहात मुतासर, जबकि 4.3% ज़राई अराजी तबाह हो चुकी है। ये अभी इब्तदाई तखमीना है, नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। सैलाब ने मुईशत और ज़र्रात को हजारों मील पीछे धकेल दिया है। सैलाब से होने वाले हालिया नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है और जारी करदा जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं उनके मुताबिक नाजरीन, मुल्क में तकरीबन 60% चावल की फसल सैलाब से मुतासर हो चुकी है। गन्ने की फसल तकरीबन 35% और कपास की तकरीबन 30% फसल मुतासर हुई है। भारतीय आबी जारियत के बाद बिफरे दरियाओं ने अपर पंजाब के बाद जनूबी पंजाब में भी तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला के करीब दोनों अतराफ सैलाबी पानी के बहाव से मोटरवे का एक हिस्सा M5 पानी में बह चुका है। जनूबी पंजाब के अब तक 80 देहात डूब चुके हैं। एक बार फिर मॉनसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान और नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से आर्जी रिलीफ, इमदादी कार्रवाइयाँ, रिलीफ कैंप्स, बड़े बड़ी तस्वीर और नामों के साथ एड और इमदाद का सिलसिला भी जारी है। तकलीफ दह हकीकत यह है कि बहुत सी ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जो बहुत बहुत दिल को दहला देती हैं। नाजरीन, हमने ऐसी भी देखी जिधर पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ फकत तस्वीरों के साथ लोगों की तस्वीरें खींच के उनको आगे धकेल रहे थे। फिर सैलाब से होने वाला एक गरीब इंसान का खसारा इतना बड़ा है कि यकीन कीजिए टीवी कैमरों के सामने फकत उसे गले लगाकर एक चिप्स या एक जूस का पैकेट थमा देने से ये नुकसान जो है इसका मुदावा हो ही नहीं सकता। हमारा अलमिया ये रहा है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो लॉन्ग बूट्स पहनकर पानी में उतर तो जाते हैं, कभी सैलाब में सालिम जमा पूंजी बह जाने वाले का नुकसान का अंदाज़ा नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, और न ही इस नुकसान का अजाला शायद किया जा सकता है। गुज़िश्ता 2 माह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, जलालपुर, अलीपुर, भावल नगर सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करना बेहतरीन इकदाम है। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेना और भी बेहतर है। रिलीफ कैंप्स और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात उससे भी बेहतर है। अलमिया यह है नाजरीन कि जब आप सैलाब ज़दगान के इज़्ज़त नफ्स से खेलना शुरू हो जाएं, कभी केले बांटें, कभी चिप्स और पैकेट के जूस दें और उसके बाद आगे निकल जाएं, तो फिर पीछे जो रह जाने वाले हैं उनका जो हाल है उसका कोई पूछने वाला ना हो। बहुत सी फुटेजेस और वीडियोस हमने ऐसी और भी देखी हैं, मगर इस सब से हट के सवाल आज भी हमारा यही है कि रनिंग अप टू दिस इवेंट, इस सैलाब से पहले जो पेशगी इक़दाम थे जो मेट ऑफिस ने अलर्ट कर दिया था मई 2025 में, तो वो काम क्यों नहीं किए गए। मरियम नवाज साहिबा हों या अली अमीन गंडापुर हों, कोई भी वज़ीर आला हो, द प्रॉब्लम हेयर इज़ ऑप्टिक्स राइट नाउ, द प्रॉब्लम हेयर इज़ नंबर्स राइट नाउ। सिर्फ अपना थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करने की बात है, क्रिटिसिज्म हो, तंकीद हो या इस्लाह की बात हो, अपनी स्ट्राइड में लीजिए, नाक ना चढ़ाएं, शक्लें ना बनाएं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल को किया। मैं 7 घंटे ट्रैवल करके मैं जा रही हूँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर।
जब मैं तनकीद सुनती हूँ, पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। जब दरियाए रावी में तो ज्ञानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई, तो अगले दिन शोर मच गया कि सीएम क्यों कश्ती में बैठी है, कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए। उनको बड़ा मेरा ख्याल आ गया। 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता, सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आई और उस कैंप में जाके तस्वीरें खिंचवा के आए जहाँ मरियम नवाज शरीफ का रेस्क्यू कैंप बना हुआ था। चक्कर लगा के आ गए, करने को कुछ नहीं है क्योंकि माशाल्लाह सारा काम हो रहा है। अगर तनकीद बर्दाश्त करने का दिल जिगरा नहीं है तो 13 करोड़ आबादी की हाकिम ना बने। उसी तरह अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सहाफ़ियों पे तंज करेंगे, गंदम के इतने संगीन और संजीदा सवाल के ऊपर इस तरह की हरकतें करेंगे तो अपनी संजीदगी और ज़र्फ़ का ही मुज़ाहरा करेंगे। बराए मेहरबानी आम आदमियों मुतासरीन के इज़्ज़त नफ्स से ना खेला जाए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, हाफ़िज़।